हेलो फ्रेंड एंड वी आर लाइव नाउ एंड माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दोस्तों अभी बज रहे हैं 11 और अभी हमारा चल रहा है रिवीजन का समय और रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग रिवीजन करेंगे यूनिट नंबर 9 का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो भैया एग्जाम की डेट जब से ये हमारा होशो आवाज़ उड़ गया है, समझ में भी नहीं आता कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। स्टूडेंट में काफ़ी मैसेज आता है, बट देखो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार अभी माइंड को बिल्कुल क्लीन रखना है आपको, ठीक है। जो पढ़ा है वही बेस्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई भी नई चीज़ अभी स्टार्ट मत करना, कोई भी नया काम मत करना, ठीक है। जो पढ़ा है वो अच्छा है। और उसके साथ एक नया अपडेट देना चाहूँगा कि दोस्तों 1 जुलाई से हम लोग 11 बजे करेंगे फर्स्ट यूनिट के 50 क्वेश्चन और 2 जुलाई को करेंगे सेकंड यूनिट के 50 क्वेश्चन। तो हर 1 घंटे में हम लोग हर एक यूनिट के 50 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो भी अपडेट होगा व्हाट्सअप पे मिल जाएगा और जिन्होंने अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो एक बार सभी लोग कंफर्म कीजिए वीडियो और ऑडियो सही आ रहा है, वीडियो ऑडियो की जो क्वालिटी है वो सही है। तो सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, ठीक है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलग यूनिट है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा बट कोई ना, कोशिश करेंगे धीरे धीरे समझने की। तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए भैया, टाइम काफ़ी कम है, काफ़ी लेंदी यूनिट है और जल्दी जल्दी समझाने में, ठीक है। तो हम लोग रिवीजन करेंगे। अगर आपको इसको डीपली समझना है तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, 12-13 वीडियो है, वहाँ पर मैंने हर एक टॉपिक को अलग से समझाया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा रिवीजन चलेगा तो थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे जिससे आपका भी बेनिफिट होगा, क्योंकि समय हमारे पास भी नहीं है, आपको फर्स्ट पेपर भी करना है और सेकंड पेपर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर एमडीजी से। तो दोस्तों देखिए, इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में कि दुनिया क्या है, संसार क्या है, सब कुछ यही पढ़ेंगे, ठीक है। सब मोह माया है, ठीक है। चलो, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एमडीजी के बारे में। तो सबसे पहले भैया कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमडीजी। तो दोस्तों एमडीजी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है दोस्तों। मिनिमम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो एक गोल है दोस्तों, गोल मतलब एक अभियान था जो चलाया गया था 2000 से लेकर 2015 तक, ठीक है। एक अभियान बनाया गया था 15 सालों का, जिसमें ये बोला गया था कि हम लोग कुछ रूल बनाएंगे, कुछ गोल बनाएंगे और उनको हम लोग हमारी कंट्री पे अप्लाई करेंगे जिससे हमारी कंट्री का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब ये गोल चला था 2000 से लेकर 2015 तक, मतलब 15 साल ये गोल चला, ठीक है। उस बारे में हम लोग बात करेंगे जिस दोस्तों अभियान में 191 कंट्रियों ने भाग लिया था। कितनी कंट्रियों ने? 191 कंट्रियों ने भाग लिया था, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल था। और इसको होस्ट किया था यूएन ने, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, इसमें दोस्तों कितने गोल है इसके? 8 गोल है। कितने गोल है इसके दोस्तों? गोल बनाए गए थे 8, मतलब 8 ऐसे गोल है जो आपको पूरे करने हैं 15 साल के अंदर, ठीक है। जैसे मान के चलो अभी आप लोगों ने एक गोल बनाया था, 7 दिन का गोल बनाया, मेरे को मेरी 10 यूनिट फर्स्ट पेपर की और 10 यूनिट सेकंड पेपर की करनी है, तो ये गोल आपको करना होगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों इसके अंदर एक गोल बनाया गया जहाँ पर 8 गोल के बारे में बात की गई है। तो मैं हम लोग एक एक गोल के बारे में बात करते हैं। तो पहला दोस्तों गोल यहाँ पर बनाया गया था कि कोई भी भूखा और कोई भी गरीब नहीं रहेगा। पहला गोल क्या बनाया था कि कोई भी भूखा कोई भी गरीब नहीं रहेगा, मतलब ये था कि आपकी जो एक एक कंट्री में, ठीक है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी गरीब नहीं रहेगा, इसको आपको खत्म करना होगा। तो पहला गोल तो ये बनाया, ठीक है। दूसरा दोस्तों गोल बनाया कि प्राइमरी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्राइमरी जो आपकी एजुकेशन है आपको इसको उस पर ध्यान देना है, इसको इंक्रीज करना है, क्योंकि अगर आपकी प्राइमरी एजुकेशन अच्छी होती है तो आपकी हायर एजुकेशन अच्छी होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो दूसरा गोल ये बनाया। अब तीसरा दोस्तों गोल यहाँ पर ये बना जेंडर इक्वालिटी का, ठीक है, कि आपकी जो जेंडर इक्वालिटी वो होनी चाहिए, ठीक है। और फोर्थ बनाया दोस्तों आपकी कि जो बच्चे को मारा जाता है, दोस्तों आपको पता होगा 2000 सन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर बच्चों को मारना एक आम बात थी, ठीक है। कोई भी अगर नया बच्चा पैदा होता है तो गर्ल्स या बॉयज उनको मारा जाता था, उस पर भी काम किया जाने लगा। और फिफ्थ था दोस्तों हमारी हेल्थ को लेके, ठीक है, इम्प्रूव हेल्थ। तो हेल्थ को लेके दोस्तों यहाँ पर फिफ्थ गोल बनाया गया। और सिक्स गोल बनाया गया दोस्तों यहाँ पर HIV एड्स को लेके और काफ़ी बीमारियों को लेके। जिससे दोस्तों अभी हमारा कोविड ही है, उस टाइम पे HIV एड्स चल रहा था, ठीक है, जिसको कंट्रोल करने के लिए या उसको क्लीन करने के लिए गोल बनाया गया
सेवंथ गोल यहाँ पर दोस्तों बनाया गया हमारा एनवायरमेंट साइंस, ठीक है, एनवायरमेंट को लेके, क्योंकि अगर एनवायरमेंट ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर आप सोचो कि अगर हमारी दुनिया ही नहीं रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ का सेवंथ गोल ये बनाया। और लास्ट गोल बनाया गया दोस्तों पार्टनरशिप का। किसका बनाया, पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का मतलब था कि हम सबको, जितनी भी कंट्री है 191 कंट्री को आपस में मिलकर रहना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, हेल्प करनी है, ठीक है। किसी को भी अगर प्रॉब्लम होती है तो सभी कंट्री मिलकर उसकी हेल्प करेगी, तो ये भी इसके अंदर शामिल किया गया था। अब दोस्तों जब ये 8 गोल बनाए गए तो उस 8 गोल पे काम किया गया। अब आपको बताओ तो इसमें कितनी कंट्री शामिल थी, तो दोस्तों इसमें 191 कंट्रियों को शामिल किया गया। और ये गोल कब चला था, 2000 से लेकर 2015 तक, ठीक है। और इसके जो रोल मॉडल कंट्री कौन सी थी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बांग्लादेश। इसकी जो रोल मॉडल कंट्री कौन बनी, बांग्लादेश बनी थी। और इसके कितने संकेत के, 60, ठीक है। अब क्या एमडीजी फेल हुआ, तो दोस्तों यस, एमडीजी यहाँ पर फेल हो गया। फेल होने का रीजन ये था दोस्तों कि सारी कंट्रियों ने यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया। और दोस्तों जैसे सब लोग, जैसे इनके 8 गोल थे तो 8 गोल पे यहाँ पर ये सक्सेसफुली कामयाब नहीं हुए, क्योंकि देखिए दोस्तों 15 साल काफी था, बट हर एक कंट्री का सक्सेसफुली कामयाब होना जरूरी था। 191 कंट्री है, अब कोई कंट्री अच्छी चली, कोई कंट्री अच्छी नहीं चली, और ये एमडीजी फेल हुआ। अब एमडीजी फेल कब हो गया, 2015 में एमडीजी यहाँ पर फेल हो गया। अब एमडीजी फेल होने के बाद दोस्तों शुरुआत होती है एसडीजी की, ठीक है। यहाँ पर किसकी शुरुआत होती है, एसडीजी की शुरुआत होती है 2015 में। तो एक बार सभी लोग फुल फॉर्म लिखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। दोस्तों जैसे एमडीजी फेल होता है, इसके बाद आता है आपका एसडीजी। 2015 से लेकर इसका टारगेट होता है दोस्तों 2030 तक का, ठीक है। 15 साल का ये भी टारगेट बनाया जाता है। और दोस्तों इसके अंदर 17 गोल बनते हैं। इसके अंदर कितने गोल बनते हैं, 17 गोल यहाँ पर बनाए जाते हैं। उसमें 8 थे, इसमें 17 गोल है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कंट्री भी यहाँ पर ज्यादा होती है, वहां पर 191 थी, यहाँ पर 193 कंट्रीज में भाग लेती है। और इसके 17 गोल थे जिनको कंप्लीट करना था 2030 तक, ठीक है। तो अभी भी 8 साल बाकी है। अब देखते हैं कौन कौन से गोल है, ठीक है। तो पहला गोल यहाँ पर दोस्तों बनाया गया, नो गरीबी, ठीक है। तो मतलब कोई भी गरीब नहीं रहेगा। और दूसरा गोल बनाया गया, जीरो हंगर, मतलब कोई भूखा भी नहीं रहेगा। तीसरा गोल दोस्तों यहाँ पर बनाया गया गुड हेल्थ को लेकर, कि आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और फोर्थ गोल बनाया गया दोस्तों क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि हमारी जो एजुकेशन है, हर कंट्री अपनी क्वालिटी एजुकेशन को इंक्रीज करेगा। वहीं दोस्तों फिफ्थ की मैं बात करूँ, जेंडर इक्वालिटी हुई। सिक्स रहा हमारा क्लीन वाटर, कि हम लोग पानी पर भी ध्यान देंगे, स्वच्छ पानी पीने का अभियान हम लोग चलाएंगे। सेवंथ हुआ दोस्तों हमारा क्लीन एनर्जी, ठीक है। जो भी हमारी एनर्जी है उन पर भी हम लोग ध्यान दिया जाएगा, तो सेवंथ गोल है। 8, अगर मैं यहाँ बात करूँ यहाँ पर दोस्तों 8 गोल की, तो 8 गोल यहाँ पर बनाया गया हमारे इकोनॉमिक्स को लेके, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, ये भी हमारा गोल बनाया गया। 9th गोल दोस्तों यहाँ पर हमारा बनाया गया, हमारी कंपनी को लेकर, हमारा उद्यान कितना है, हमारा क्या काम होगा, इनको लेकर गोल बनाया गया। और 10वां गोल दोस्तों यहाँ पर बनाया गया कि समानता, असमानता की कमी, ठीक है। आज भी काफ़ी कंट्रियों में दोस्तों असमानता की कमी है, यहाँ पर भेदभाव होता है। और हमारे इंडिया में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों जो अगला गोल बनाया गया 11, वो था दोस्तों स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी को लेकर। 12 गोल यहाँ पर दोस्तों बनाया गया जिम्मेदार उपभोग को लेकर। और 13वां गोल बनाया गया हमारे जलवायु को लेकर, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेकर। हमारे 13 गोल बन चुके थे। 14वां गोल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो बनाएगा लाइफ बिलो वाटर, जो पानी के नीचे जो जीव जंतु रहते हैं उनको भी बचाना जरूरी था, ठीक है। अगर आप लोग जाओगे दोस्तों, गोवा जाओगे या केरल जाओगे, तो जो जीव जंतु होते हैं दोस्तों पानी को, उनको बचाया नहीं जाता, उनको मतलब सी फूड बोला जाता है, जो जिनको खाया जाता। तो यहाँ पर ये भी था कि जो जीव जंतु है उनको भी बचाना जरूरी था। और 15वां गोल भी यही कहता कि जो जीव जंतु ऊपर रहते हैं जमीन के, उनको भी बचाना जरूरी था। अब 16 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 16 भी ये था कि जितनी भी संस्था है उनको साथ पे काम करना, शांतिपूर्वक काम करने के लिए बोला गया। और 17वां गोल होता है कि पार्टनरशिप के साथ काम किया जाए। तो यहाँ पर 17 गोल बनाए गए एसडीजी के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों जो नई रैंकिंग आई है एसडीजी की, जिसके अंदर सबसे ऊपर टॉप पे है फिनलैंड। तो फिनलैंड सबसे टॉप पे है 193 देशों में। वहीं अगर मैं बात करूँ तो इंडिया 120, पाकिस्तान 129, श्रीलंका 87 और चाइना 57 रैंकिंग पे रहा है,
ठीक है। वहीं बांग्लादेश 109, यूके 17 और यूएसए 32। तो दोस्तों ये रैंकिंग है 2021 की एसडीजी की, ठीक है। तो ये याद रखनी है, और जो इसका जो लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो भैया एग्जाम है तो यार एग्जाम में थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। देखिए आपको, आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते अब, ठीक है। आपको वही पढ़ना जो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि दो पेपर है आपके पास, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, तो थोड़ा ध्यान से सोच समझ के आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों जो हमारी इंडिया की तरफ से नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें एसडीजी इंडिया के बारे में बात की गई। तो अगर हम लोग बात करें गोल नंबर पे सबसे जो टॉप पे रहा वो रहा है तमिलनाडु, जहां पर नो गरीबी के बारे में बात की गई। तो ऐसे पूरी लिस्ट है, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो सबसे टॉप पे जो स्टेट रहा है वो रहा है केरला, और सबसे डाउन पे रहा है हमारा बिहार, ठीक है। तो ये याद रखना है, सबसे टॉप पे कौन सा, केरला, और सबसे डाउन में बिहार रहा है हमारा स्टेट में, ठीक है। इंडिया की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों एनवायरनमेंट में क्या है, कुछ लेयर होती है, ठीक है। हमारी जो धरती के आसपास क्या है, काफी लेयर्स है। तो अगर हम लोग बात करें ओटोमेस लेयर, जो वायुमंडल, तो वायुमंडल के बाहर हमारे हवाई जहाज किस लेयर पे उड़ेगा, कौन कौन सी गैसेस है, तो ये इसके बारे में बताई जाती है। इसमें दोस्तों आते हैं दोस्तों थल मंडल, हमारी नीचे की परत, ठीक है, कि गर्मी कितनी ज्यादा है, कौन सा तापमान है, तो ये इसके अंदर बताया जाता है। तीसरा है दोस्तों हमारा हाइड्रोपेस, ठीक है, मतलब पानी कैसे होगा, बिजली कैसे बनेगी, ठीक है, बादल कैसे बनता है, वो इसके अंदर होता है। फोर्थ है बायोपेसर, ठीक है, जहां पर दोस्तों जितनी भी हमारी आइस है, धरती है, फॉरेस्ट है, जमीन है, जंगल है, वो सारा इसके अंदर बताया गया है। और इकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर जीव जंतु का जो साइकिल होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एनवायरमेंट इशू के बारे में, कि हमारी एनवायरमेंट इशू कौन कौन से हैं। कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि एनवायरमेंट इशू कौन कौन से है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इनको तीन भागों में बांटा गया है, एनवायरमेंट इशू को तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला है दोस्तों हमारा लोकल एरिया। अब लोकल एरिया में क्या आता है कि हमारा जो क्लीन वाटर नहीं है, ठीक है, जो झील वील का पानी अच्छा नहीं होता। रीजनल में आता है कि हमारी जो नदियों का पानी अच्छा नहीं है, हमारी हवा गंदी है। और तीसरा आता है ग्लोबल, जहाँ पर हम लोग पूरे समुद्र की बात करते हैं और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। तो इनको तीन भागों में बांटा गया है, लोकल, रीजनल और ग्लोबल, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे प्रदूषण के बारे में, ठीक है। हमारी पूरी एनवायरनमेंट में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो करता है हमारा प्रदूषण, ठीक है। हमारा जो पॉल्यूशन है दोस्तों काफ़ी इफेक्टिंग है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमारे इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, दुनिया में भी प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज है। और अगर ये रहा तो दोस्तों जल्दी हम लोग 2050-60 तक हमारी धरती का हाल बेहाल हो जाएगा, क्योंकि समुद्री की जो लहरें हैं वो ऊपर आ रही है, और बम्बई बोला जाता है कि 2070 तक 80% बम्बई पानी में चला जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन, जो वायु प्रदूषण होता है। दोस्तों एयर पॉल्यूशन काफी इंक्रीज हो रहा है, और डे बाय डे ये इंक्रीज हो रहा है। अगर आप लोग बाहर भी जाते हो तो वो जो धुआं है वो हमारे मुंह में जाता है, ठीक है। तो ये धुआं जो है दोस्तों, ये हमारा प्रदूषण हर जगह से आता है, फैक्ट्री हो गई, आग हो गया, हर कहीं ना कहीं से आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है पहले हम लोग बोलते कि नहीं आ रही है तो ओनली फैक्ट्री से आता है, नहीं, अभी हर जगह से दोस्तों धीरे धीरे हमारा इंक्रीज कर रहा है। अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग आग जलाते हैं, फायर करते हैं, उससे भी हमारा एयर पोल्यूशन बढ़ता है, ठीक है, अगर ये चीज आपको पता होगी। दूसरा है कार्बन कंपोनेंट, तो कार्बन कंपोनेंट से भी दोस्तों आपका प्रदूषण इंक्रीज होता है। सल्फर सल्फर कंपोनेंट यहाँ से भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो दोस्तों प्रॉब्लम करता है, कौन सी बीमारी है, वो है आपका हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक की बीमारी, जो भी आपकी हार्ट अटैक की बीमारी होती है वो यहाँ से आती है, ठीक है। अगर आपकी एयर अच्छी होती है तो आपको हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती, और सबसे ज़्यादा अगर आपकी एयर खराब है, ठीक है, एयर में पॉल्यूशन है, तो आपको हार्ट अटैक होने का खतरा 40% के आसपास होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन। तो दोस्तों वाटर पोल्यूशन का होने का रीजन सबसे बड़ा होता है कि आज हम लोग हर चीज़ को पानी में फेंकते हैं, एंड ऑफ द डे वो चीज़ पानी में जानी जानी, आपका कचरा ले लो, प्रदूषण ले लो, कुछ भी ले लो यार, वो पानी में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट काफ़ी अभियान नहीं चला रही, गवर्नमेंट अभियान चलाती फिर भी वो चीज़ें होती है। अगला है दोस्तों हमारा नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन भी दोस्तों डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। अगर आप लोग मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर कितना शोर शराबा होता है, ठीक है। अगर वहीं अगर आप लोग नॉर्मल सिटी में हो तो इतना नहीं है, बट अगर मेट्रो सिटी में हो तो काफ़ी शोर शराबा आपको देखने को मिलता है। और नॉइस पोल्यूशन दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां आजकल अभी होती है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि इम्पैक्ट क्या क्या है। तो दोस्तों पोल्यूशन के इम्पैक्ट हमारे
शरीर पे क्या क्या पड़ता है तो उस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों ये बायोकेमिकल और साइकोलॉजिकल काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। हमारा जो पोल्यूशन का जो रेंज है वो बायोकेमिकल पे और हमारे साइकोलॉजिकल पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि साइकोलॉजिकल काफ़ी ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। अगर हम लोग बात करें दोस्तों कार्बन ऑक्साइड की, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं, दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एसिड रेन कराने में सबसे ऊपर रहती है, ठीक है। अगर आपकी कभी एसिड रेन होती है तो CO2 का काफ़ी इफेक्ट होगा। अगर एसिड रेन होती है तो CO2 के कारण होती है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्साइड ऑफ सल्फर की, तो दोस्तों ये जो एनिमल के जो लंग होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, इसमें इसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। अगर कभी भी कोई जानवर का फेफड़ा खराब होता है तो सल्फर ऑक्साइड का काफ़ी प्रभाव वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर आपकी आंखों में जलन होती है, ठीक है, अगर आपकी आंखें खराब होती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, इसलिए कहता हूँ भैया कहीं भी बाहर जाओ तो हेलमेट पहन के जाओ, जिससे आपको सेफ्टी रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी आंखों में जलन होती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का काफ़ी इम्पैक्ट होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तों हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन दोस्तों भी काफ़ी प्रभावशाली होता है, ठीक है। वहीं अगर लिक्विड ड्रॉप की बात करूँ तो ये भी काफ़ी इफेक्ट चीज़ें होती है। अब हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज होने के दो बहुत रीजन है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, पहले तो नहीं होती थी, तो उसके दो रीजन है। पहला कोज है दोस्तों नेचुरल कोज, जो नेचुरली होता है, और दूसरा है जो हम लोगों ने बनाया। अब आपके माइंड में आएगा सर हमें तो अभी तक खाना बनाना ही नहीं आता अच्छे से, तो हम लोग क्या कोज बना देंगे? भाई ये पर बनाया है, अब कैसे बनाया है उस बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो दो हो गए, एक तो नेचुरल है जो होता है, और दूसरा जो हम लोगों ने बनाया है, जो क्लाइमेट चेंज होने का पीछे का सबसे बड़ा रीजन है। नेचुरल की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ओजोन, ठीक है, हमारा जो समुद्र की धारा है वो चेंज हो रही है, ठीक है, महाद्वीप का इंक्रीमेंट हो रहा है, जो जो ज्वालामुखी होती है वो फट रही है, ठीक है, साइक्लोन आते हैं, ये चीज़ें होती रहती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मेन मेड की, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जंगल को काट रहे हैं, ठीक है, जंगल को काट रहे हैं, वहाँ पर हम लोग मॉल बनाते हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, तो जंगल को काटना, ठीक है, और उनको जलाना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है। एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करना वो भी है, ठीक है। और दोस्तों क्या हो रहा है कि गाँव को छोड़ के आज हम लोग शहरों में आ रहे हैं, तो जब शहरों में आते हैं तो हमारी जो जिंदगी है वो चेंज हो रही है, ठीक है। यार पहले ऐसे बताओ 50 लोग थे शहर में तो 4 कार चाहिए, आज 100 लोग हैं सिटी में तो हमें 40 कार चाहिए, समझो। तो जैसे जैसे आप लोग आओगे तो सिटी इंक्रीज करेगी, और जब सिटी इंक्रीज करेगी तो प्रदूषण होगा, और वही इम्पेक्ट पड़ता है आपके क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हमारी दुनिया में ऐसे रिसोर्सेज है जो नेचुरल है और वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। कौन कौन से एक बार भैया कमेंट बॉक्स में बता दो, पता हो तो, और ऐसे पता होना चाहिए क्योंकि अब तो सिलेबस खत्म हो गया है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जो नेचुरल रिसोर्सेज, पहले हम लोग देखेंगे कि दो टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल, जो कभी खत्म नहीं होता है, जैसे सूरज की रोशनी है, क्या खत्म होगी? नहीं। पानी? नहीं। हवा? नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर मैं आज बोलूं कि आज मैंने यार सारे दिन की हवा खा गई, मैं आज सारे दिन का धूप खा गया, तो क्या खत्म हो जाएगा? नहीं, ये कल आएगी, सेम धूप कल आ जाएगी ना, कभी खत्म होगी। बट अगर मैं वहीं बोलूं कि आज मैंने सारा तेल खत्म कर दिया, अब तेल बनने में टाइम लगेगा। सूरज के कोई पैसा लगता है? सूरज का कोई पैसा नहीं है, बट पेट्रोल का पैसा है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल खत्म होता जा रहा है, वो दोबारा नहीं बनेगा। बट ये चीज़ दोबारा बनती रहती है, तो इनको दो भागों में बांटा गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। एनर्जी रिसोर्स दो टाइप की होती है दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब जिसको हम लोग माइनिंग कर करके निकालते हैं, जैसे कोयला हो गया, गैस हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। और सेकेंडरी में हमें माइनिंग की जरूरत नहीं होती, लाइक हमारा सूरज है, हवा है, पानी, तो इनमें किसी की जरूरत हमें नहीं होती है। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए तो भैया एक बार यार वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने में कोई भी कंजूसाई नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले सोलार एनर्जी की हम लोग बात करेंगे। दोस्तों सोलार एनर्जी का मार्केट अभी दुनिया में काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। सोलार एनर्जी का मतलब होता है दोस्तों कि सूरज की जो रोशनी आती है, तो कुछ प्लेट होती है जिसके ऊपर सूरज की रोशनी को लिया जाता है, और वो अपने सिस्टमेटिक वे से उससे पावर बनाती है, मतलब लाइट बनाती है, एनर्जी बनाती है, ठीक है। तो वो दोस्तों हमारी जो आज नॉर्मल लाइट आती है उससे ही अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। तो कुछ प्लेट्स होती है, इससे आपने देखी होगी प्लेट, तो ऐसी प्लेटों पे सोलार प्लांट बनता है, ठीक है। और इंडिया में दोस्तों इसको मैनेज करता है
NRE, ठीक है। और हमारे इंडिया का जो टारगेट है वो 2022 तक का टारगेट है 175 गीगावाट। ये आपको याद रखना है, इंडिया में जो टारगेट क्या रखा गया है 2022 तक, 175 गीगावाट सोलर एनर्जी का। अब दोस्तों अगर सोलर एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो हमारे राजस्थान के अंदर जोधपुर में 14,000 एकड़ का प्लांट बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। कितने एकड़ में? 14,000 एकड़ में जोधपुर के अंदर प्लांट बनाया गया है, जिसकी कैपेसिटी है दोस्तों 2245 मेगावाट। कितनी है? 2245 मेगावाट की यहाँ पर कैपेसिटी है सोलर प्लांट की, ठीक है। दूसरी एनर्जी आती है दोस्तों हमारी विंड एनर्जी, जो हवा से बनती है, जहाँ पर दोस्तों आपका पवन चक्का जो चलता है और जैसे जैसे स्पीड से चलेगा हवा लगेगी, उसकी जो एनर्जी से आपकी पावर प्लांट बनती है, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा होगा, स्कूलों में पढ़ा भी होगा, और इससे काफ़ी सोर्सेस होता है। इसका जो सबसे लार्जेस्ट प्लांट है दोस्तों वो तमिलनाडु के अंदर है, और सेकंड लार्जेस्ट प्लांट हमारे राजस्थान जैसलमेर के अंदर है, जिसकी पावर प्लांट की बात करूँ तो दोस्तों 1200 मेगावाट के आसपास इसकी पावर एनर्जी है। तीसरी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, हाइड्रो पावर प्लांट, जो पानी से लाइट बनती है। दोस्तों पानी से जो लाइट बनती है, जो सबसे बड़ा रिसोर्स हमारे इंडिया के लिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा लाइट बनती है वो हाइड्रो पावर प्लांट से बनती है, जहाँ पर हम लोग बांध हो गए, डैम हो गए, जहाँ पर उनसे हम लोग पानी से लाइटें बनाई जाती है, ठीक है। जहाँ पर स्पीड से बांध को खोला जाता है और उसी पानी से हम लोग क्या बनाते हैं? पावर की लाइटें बनाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा प्लांट है दोस्तों वो उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। और दोस्तों हमारा जो पावर प्लांट है हाइड्रो, ठीक है, इसका जो टारगेट हम लोग रखते हैं तो 60% जो पावर हमारी एनर्जी रिसोर्स है वो हाइड्रो पावर प्लांट से ही जाती है, जिसका टारगेट है दोस्तों 1,48,700 मेगावाट। तो सबसे ज़्यादा देखो इसमें ही है, 1,48,700 मेगावाट, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से जैसे डैम खोला जाता है और यहाँ पर पानी गिरता है, और जब गिरता है तो यहाँ से पावर लाइट बनाई जाती है। दूसरा है दोस्तों जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है दोस्तों जो धरती के नीचे गर्म हवा, वायु, पानी से बनाई जाती है, और ये मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी बड़ा प्लांट है, और इसकी जो कैपेसिटी है दोस्तों वो 4700 मेगावाट की। कितनी? 4700 मेगावाट की एनर्जी है जहाँ पर ये बनाई जाती है, ठीक है। दूसरी दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो बायोमास एनर्जी, ठीक है। क्या है? बायोमास एनर्जी होती है जो लकड़ी से दोस्तों रिसाइकल करके उससे एनर्जी बनाई जाती है, और काफ़ी बड़ा प्लांट है ये हमारे इंडिया में भी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी दोस्तों जो परमाणु ऊर्जा है वो हमारे इंडिया में काफ़ी, इसका जो कैपेसिटी है दोस्तों वो 6,780 मेगावाट की कैपेसिटी है। और दोस्तों हमारे इंडिया में 22 प्लांट है। कितने प्लांट हैं? 22 प्लांट हमारे इंडिया में इसके हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं माइनिंग से कौन कौन सी चीज़ें निकाली जाती है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, ये सब चीज़ें माइनिंग से ही निकाली जाती है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग कुछ एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे इंडिया में सबसे पहला जो कानून आया था एनवायरमेंट को लेके, वो आया था एनवायरमेंट एक्ट, जो 1986 के अंदर आया था, ठीक है। और दोस्तों ये आर्टिकल 253 के अकॉर्डिंग है, जिसको लाया गया था 19 नवंबर 1986 के अंदर, जो हमारे एनवायरनमेंट को लेके आया था। इसको अगर कोई भी ब्रेक करता है तो उसको 5 साल की सजा, वहीं 1 लाख का फाइन भी दिया जाता था, ठीक है। अगर आप इस एक्ट को तोड़ते हो या जंगलों में जाके पेड़ काटते हो तो आपको 5 साल की सजा भी हो सकते थे। इसके बाद दोस्तों अगला जो कानून बना हमारा वो बना NAPCC 2008 के अंदर, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो जिसके अंदर दोस्तों 8 मिशन बनाए गए थे। कितने? 8 मिशन इसके अंदर बनाए गए थे जो आपके सामने, ठीक है। जैसे NMS हो गया, एमिन हो गया, तो आप लोग देख लेना, जहाँ पर सोलार हर चीज़ का एक एक दोस्तों यहाँ पर मिशन बनाया गया था, एक हर एक चीज़ का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो हमारा एक संस्था है या एक प्रोटोकॉल है वो बना मोडिगन प्रोटोकॉल 1989 के अंदर, 1989 के अंदर, जिसके अंदर ओजोन लेयर के बारे में बात की गई थी, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों फोर्थ आया रियो सेटलमेंट, जो 1992 के अंदर आया। और कोटियो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर। दोस्तों जो कोटियो प्रोटोकॉल था वो 1952 के अंदर आया था, और ये नेशनल फ्रेमवर्क के क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था, जहाँ पर पूरी दुनिया ने मिलकर इस पर काम किया किया था, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें रिको समिट के अंदर, तो दोस्तों ये जो बनाया था नेशनल,
रिको नेशन, ये हेलो गूगल बहुत बेकार है भैया। अब देखो हम लोग गूगल की बात करें, गूगल खुल गया। ये थोड़ा डेंजर ही लगता है मेरे को हेलो गूगल की, अब मैं कुछ और बात कर रहा हूँ खुल गया। देखो मैंने बोला 1992, गूगल ने सुन लिया और खुल गया। तो ये थोड़ा मेरे को भी आजकल की टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं होता, मेरे को पता नहीं कब क्या खुल जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करें रियो समिट के बारे में, तो 1992 के अंदर दोस्तों इसका बनाया गया था, और अभी फाइनली 2012 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, रियो अर्थ समिट। तो ये एक बार नाम प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है इसका नाम क्या है अभी, रियो अर्थ समिट 2012, और पहले नाम क्या था, रियो समिट 1992। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों एक और यहाँ पर चलाया गया कन्वेंशन बायोसिन, जो 1992 के अंदर चलाया गया। इसके बाद दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट COP 21 2015 के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल सोलर एलियंस 2015 के अंदर आया, ठीक है, जहाँ पर 121 कंट्री ने शामिल लिया। तो इसे काफ़ी है, आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हमारे अर्थक्वेक के बारे में, कि नेचुरल क्या क्या आपदा हम लोगों ने देखी है, ठीक है। नेचुरल जो आपदाएं हमारे सामने आई है वो क्या क्या आती है, ठीक है। अब एक चीज़ बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोगों ने मेरे को मैसेज किया था कि सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो देखो यार, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ आपको बोली थी कि आपको लोगों को नोट्स बनाना है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बोला कि नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो आप लोगों ने जो नोट्स बनाया है ना, वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, वही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना अभी, ठीक है। नोट्स, PYQ, MCQ, मॉक टेस्ट, कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है कि ऐसे नहीं आ रहे यार, किसने बोला ये आएगा वो पढ़ो, नहीं, गलत है। अगर नया टॉपिक पढ़ने जाओगे तो भैया आपको पुरानी चीज़ें रह जाएगी। तो नया टॉपिक कोई भी स्टार्ट नहीं करना है, पुरानी चीज़ें पढ़ो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस करें, और हम लोग जल्दी 300 की भी एक MCQ की क्लास करेंगे, 200 की भी करेंगे, तो सारी चीज़ होगी। अभी थोड़ा मेरा क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से प्रॉब्लम है। और एग्जाम डेट का जो भी सीन होगा वो आपको बता दिया जाएगा, उस चीज़ के बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी। तो दोस्तों दुनिया में प्रॉब्लम आपदाएं काफ़ी आती रहती है, ठीक है। जो आपदा है ना, नेचुरल आपदा है, वो काफ़ी आती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। भूकंप, नाम सभी लोगों ने सुना है कि भूकंप आ गया। तो दोस्तों जो अर्थक्वेक होता है दोस्तों, जमीन पे प्रभाव करता है, ठीक है। इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट इसका जो प्रभाव है दोस्तों काफ़ी इफेक्ट होता है, क्योंकि जमीन के अंदर की जो भूकल हलचल होती है ना, इसकी वजह से ही आपका अर्थक्वेक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक जब भी आता है दोस्तों, आपको हानि काफ़ी होती है, जो बिल्डिंग्स होती है उनकी हानि काफ़ी देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। पर आजकल की टेक्नोलॉजी दोस्तों इस अकॉर्डिंग होगी कि आपको पहले ही पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं आने वाला। तो चीज़ें आपको पहले से पता लग जाती है, ठीक है। तो कभी भी अर्थक्वेक आए तो दोस्तों आपको सबसे पहले कोई ऐसी चीज़ के नीचे चले जाना जो भारी हो, जिससे आपका सिर बच जाए, ठीक है। अब अर्थक्वेक में क्या होता है दोस्तों, कि अर्थक्वेक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आता है, ठीक है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आएगा, और उसके आसपास एरिया पूरा कंपन होगा। जैसे मान के चले अभी यहाँ पर आया, तो अभी आसपास वाला एरिया सारा कंपन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी स्पीड कुछ और होगी, पर यहाँ तक पूरा एरिया ही कवर करेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जगह पे आता है जिसका एरिया एक बिंदु होता है। अभी ये जैसे मान के चलिए यहाँ पर आया, पर ये सारा एरिया कवर करेगा। यहाँ भी लॉस हुआ होगा, यहाँ भी लॉस हुआ होगा, ये कुछ रेंज होती है, इसकी रेंज की भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये रेंज होती है, इसका कुछ स्केल है मेजर करने का। अगर मान के चलिए दोस्तों 1 से लेकर 2 के बीच में आता है तो माइक्रो है, तो नॉर्मल सा एक आपको हल्का फुल्का झटका देखने को मिलेगा। वहीं अगर इसकी रेंज 3 से 4 के बीच में आती है, 3 से 4 में माइनर, तो आपका गमला गिर सकता है। अगर आपका कुछ भी सामान गिर सकता है, नॉर्मल चीज़ें गिरेगी जो काफ़ी प्रभावशाली नहीं होती। अगर ये 4 और 5 के बीच में आता लाइट, तो आपकी चीज़ें फूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लाइक अगर आपका टीवी है तो जो टीवी गिर सकती है, ठीक है, अलमारी भी गिर सकती है। अगर वहीं आपका जो स्केल है 5 से 6 आता है, तो आपका घर भी बैलेंस होने का स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपका घर भी फूट सकता है। और वहीं धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो आपकी हालत का, और अगर ये तापमान रेंज 8 और 9 चली जाती है तो काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब जिसका मेन पॉइंट पे सपोज करो, अगर ये पॉइंट पे आता तो दोस्तों जैसे पॉइंट पे आया, तो उसकी स्केल हमेशा रेंज होती है 6 से 7 मेजर। अभी धीरे धीरे यहाँ पर हो जाएगी 3, तो ऐसे जितना दूर जाएगा वहाँ पर जैसा भी मांगे चलिए, सपोज कीजिए कभी ना चाहे भगवान कहीं आए तो उसका असर आपको करीब 100 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो इसकी कॉमन रेंज होती है वो होती है 6 से 7 के बीच में, ठीक है।
और इसको दोस्तों मेजर किया जाता है, इनकी एक मशीन होती है, सेम ऐसे ही मेजर किया जाता है कि कितना कंपेन कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग इसको मेजर किया जाता है। अगला है दोस्तों हमारा ज्वालामुखी, ठीक है। तो ज्वालामुखी वोल्केनो काफ़ी बड़ा एक मानता हूँ, बट इसका इफेक्ट, इसका नुकसान, इसका लॉस आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों ज्वालामुखी वहीं आता है जहाँ पर आपको पहले से पता रहता है। इसका सेम मैं इसका एग्जांपल एक बोलता हूँ, पिंपल्स, ठीक है। जो हमारी पुंसियाँ होती है, ठीक है, जो गर्ल्स को तो काफ़ी पता होगा, जो पिंपल्स होते हैं दोस्तों, सेम वही रीजन यहाँ पर चलता है। हमारे जो पिंपल्स होते हैं हमें पता चलता है कि यहाँ पर दोबारा पिंपल्स वहीं होना है। तो सेम चीज़ें दोस्तों यहाँ पर पता चल जाता है कि यार यहाँ पर होना ही होना है, ठीक है। सेम ये देखिए, होने का कारण दोस्तों इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि जमीन की जो नीचे की सतह होती है काफ़ी गर्म होती है। तो जब ये गर्म होती है तो धीरे 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 फूटना स्टार्ट करती है और ये फूट जाती है, ठीक है। जैसे आपका पेट होता है, एक नॉर्मल एग्जाम्पल दूंगा, पेट में अगर आपके कुछ ज़्यादा खा लिया तो वो पेट के अंदर कुड़ 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 करेगा, और जब तक वो गैस, ठीक है, वो गैस बाहर नहीं निकलेगी, आपका पेट अंदर ही अंदर पता नहीं कैसे, और जैसे गैस निकल के आप बोलोगे मजा आ गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। तो ये सेम सेम चीज़ यहाँ पर होती है। तो गर्म चीज़ का बाहर निकलना जरूरी होता है, और इसका लावा काफ़ी इफेक्ट होता है, जिसका टेम्परेचर दोस्तों 200 से 400 सेल्सियस होता है। कितना? 200 से 400। हमारी जो गर्मी का तापमान कितना था? 50, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप इसके अंदर अपना कुछ भी डालोगे, लोहा, तो कुछ ही सेकंड के अंदर लोहा भी यहाँ पर पिघल जाता है। इसका इतना भयंकर तापमान होता है दोस्तों, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई क्वालिटी का होता है, बहुत इंक्रीज इसका जो टेम्परेचर होता है। और ज्वालामुखी दोस्तों, अगर आज ज्वालामुखी है तो आज से 100 साल बाद भी अगर आप लोग जाओगे तो वो गर्म ही रहेगा, ठीक है। और उसकी जो गैसेस काफ़ी प्रभावशाली होती है, इसलिए ज्वालामुखी इंडिया में तो बहुत कम है, बाहर की सिटियों में ज़्यादा है। अगर आज ज्वालामुखी है ये तो 100 साल बाद भी अगर आप जाओगे ना तो वहाँ का एरिया गर्म ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों धुआं, और ये रियल वीडियो है, इतना धुआं आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा मिलेगा अगर एक रियल फेट ज्वालामुखी फटा है तो ज्वालामुखी फटता बहुत वहीं है जहाँ ये पुरानी जो जगह होती है वहाँ पर ही ये फटता है, ऐसे बार बार नई जगहों पे ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों साइक्लोन, जो अब आने वाले हैं, क्योंकि अब बारिश का मौसम हो गया। तो साइक्लोन दोस्तों कुछ ही नहीं है, समुद्र के अंदर बाढ़ या समुद्र के अंदर हवा चलना। जब समुद्र के अंदर हवा चलती है तो दोस्तों जब हवा क्या होती है, जैसे हमारी हवा ऐसे चलती है, गोल गोल चलेगी, तो जब हवा चलती है तो समुद्र के अंदर अब हवा चलेगी तो समुद्र के अंदर क्या है? पानी है। तो जब पानी के साथ ही धीरे धीरे आ जाता है ऐसे, जब हवा चलती है तो पानी भी इसके साथ चला आता है, चला आता है, चला आता है, और ये किसी भी कंट्री के पास जाके पानी को वहां छोड़ देता है और हवा चली जाती है। साइक्लोन सेम ऐसे काम करता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये हवा है, तो अभी हवा आएगी, अब जो भी बीच में आएगा यहाँ पर पानी रह जाएगा और ये चला जाएगा, तो पानी का प्रभाव साइक्लोन होता है, ठीक है। तो साइक्लोन बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों। ये जो भी हमारे समुद्री एरिया है, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, गोवा, वहाँ पर साइक्लोन आपको काफ़ी देखने को मिल जाता है, ठीक है। काफ़ी भयंकर होता है। बट एक चीज़ अच्छी है आज की टेक्नोलॉजी की, आपको पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, ठीक है। आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि साइक्लोन अब आने वाला है, और उससे अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा बचाव देख लेते हैं। अगला है दोस्तों फ्लड, पानी की बाढ़ जो भी चल ही रहा है। तो पानी का बाढ़ में दोस्तों देखिए, मेरे अकॉर्डिंग पानी बारिश आना कोई प्रभाव नहीं, बट आपको पहले पता लग जाता है कि मेरे यहाँ पर बाढ़ आती है तो आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, और गवर्नमेंट उस पर काम नहीं करती है, ठीक है। आपको पता है जैसा भी मेरे को पता है कि मेरे घर में पानी जाने का इतना सा ही रास्ता है, और बार बार प्रॉब्लम हो रहा, तो मैं क्यों ना इस रास्ते को इधर से डाइवर्ट कर दूं तो पानी इधर होके चला जाए। तो सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं सॉल्यूशन नहीं है। तो पानी बाढ़ होने का मतलब दोस्तों देखिए, बारिश तो होगी, बारिश पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल हम उस पर कर सकते हो जो हमारे पास सॉल्यूशन है। अब यार बाढ़ का पानी है तो उसको हम लोग डाइवर्ट कर दो, तो डाइवर्ट करने का सॉल्यूशन काफ़ी है, और ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ करती है हमारी। आपको पता होगा दोस्तों, बाढ़ जब आती है ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होती है जो लो लेवल के इंसान होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, ये वीडियो है, इसके देखना, बाढ़ आई, ये देखिए, अभी पानी जाने का वे ही नहीं मिला इसको, अगर वे मिल जाता तो ये चल जाता। अब बाढ़ का पानी चला जाएगा तो देखना पूरा घर ये टूट जाता है। तो अभी अब बारिश के सीन स्टार्ट हो गया, तो दोस्तों बाढ़ काफ़ी आएगी, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इंडिया में होती है, ठीक है। ये देखिए, अगला है दोस्तों क्लाउड बस्ट, मतलब बादल फटना। दोस्तों ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बारिश से तो हम लोग करते हैं। अब इसमें कुछ ही नहीं होता, सपोज कीजिए, देखिए एग्जाम्पल है, बादल है, बारिश ऐसे हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये में पूरा पानी एक साथ आ जाए तो प्रॉब्लम है, ये सेम सीन है, ठीक है। तो दोस्तों ये पानी एक साथ आ रहा है, मतलब बादल फट गया, पूरा पानी एक साथ गिरेगा। जब पानी एक साथ गिरता है तो उसको पानी का जाने का रास्ता नहीं मिलता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल था दोस्तों, बाढ़ आती है, ठीक है। और ये एक मूवी भी थी,
केदारनाथ। तो केदारनाथ मूवी देखी होगी, तो दोस्तों यहाँ पर जब केदारनाथ में बारिश आई थी तो बादल फटे थे, इसलिए बाढ़ का चांस थे, क्योंकि पानी के साथ आता है तो पानी का प्रभाव काफ़ी होता है वहाँ पर, ठीक है, इसलिए बाढ़ आने के चांसेस आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों सूखा होना। तो राजस्थान में ये चीज़ कॉमन है, सूखा पड़ता है। तो जब सूखा पड़ता है तो दोस्तों उसके पीछे का रीजन है कि वहाँ पर का जो वायु लेवल है, जो बारिश वहाँ नहीं होती, इसलिए वहाँ पर सूखा पड़ता है और बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने का। अब देखिए जो वीडियो आप देख रहे होंगे, ये समुद्र के पास का ही है, बांध था बट यहाँ पर पानी खत्म हो गया। अगला है दोस्तों वाइल्ड फायर, मतलब जंगल में आग लगना, जो काफ़ी बड़ा इफेक्ट है। और साउथ अफ्रीका में जो अमेजन जंगल है वहाँ पर आग काफ़ी लगती है। दोस्तों आग लगने का रीजन का पीछे ये होता है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि आग कैसे लगती है। जब दो पत्थर आपस में होते हैं, ठीक है, जब दो पत्थर आपस में हुए तो आग लगी। अब जंगल में आपको पता है क्या होती है, लकड़ी सूखी है तो आग लग जाती है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता और आग काफ़ी भारी मात्रा में लगती है। इसको दोस्तों बुझाया जाता है काफ़ी गैसेस से, पानी से, बट बहुत प्रभावशाली होती है। काफ़ी जंगल जंगल तो जलता है, पर सबसे बड़ी बात है कि जो जंगल में जीव जंतु रहते हैं उन पे काफ़ी प्रभाव डलता है और सारे मर जाते हैं। अगला है दोस्तों लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड का दोस्तों कुछ नहीं होता, प्रभाव जो पर्वत होता है वो गिर जाता है। जैसे जो बारिश के मौसम में क्या होता है दोस्तों, जो मिट्टी है वो नीचे आ जाती है, ठीक है, और वो रोड जाम हो जाता है। अगर आप इधर जाओगे शिमला, जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पर ये चीज़ें कॉमन है। तो लैंड स्लाइड के कारण काफ़ी लोगों की डेथ भी होती है, क्योंकि जब यार जैसे बारिश के मौसम में तो वहाँ पर रोड छोटे होते ही है, तो लैंडस्लाइड का प्रभाव आपको देखने को वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक बुरी चीज़ है लैंडस्लाइड होना, ठीक है। अब दोस्तों ये पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो हमारा रिवीजन सही समाप्त होता है। ये पीडीएफ कैसे मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना वहाँ से, सारी पीडीएफ है। अभी तो हम लोगों ने काफ़ी जल्दी किया है ये पूरा रिवीजन, ठीक है। अगर आपको इनकी डीपली वीडियो चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी आराम से, ठीक है, सबके नोट्स हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और आराम से पढ़िए, और जैसे भी कुछ भी नया अपडेट होगा मैं आप तक ले आऊँगा। और जैसे मेरा वाईफाई सही होता है, नेटवर्क सही होता है, हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।